हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। इस टॉपिक को दो भाग में बांटा गया है। ये पहला पार्ट है ये। ठीक है, सभी पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू कर लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। देखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। यहां से आपको तीन प्रश्न याद रखने हैं। ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ये सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इसमें क्या किया जाता है, मतलब किसका अध्ययन किया गया है? तो मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया गया है। ठीक है ना, इतना याद रखना है। यहाँ से इन्होंने मन के तीन भाग बताए। मन का अध्ययन किया तो मन के इन्होंने तीन भाग बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। तो पहला नंबर है इसमें चेतन मन, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। यह मन वर्तमान घटनाओं से संबंधित होता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, है ना, सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सी टेट के लिए याद कर रहे हैं, ये अभी चेतन मन, ये जागृत रूप में होता है। ये जागृत रूप में होता है और ये केवल 10% होता है। कितना होता है? 10%। तो यहाँ से भी ये बातें याद रखनी है कि चेतन मन क्या होता है? प्रेजेंट की घटनाओं से संबंधित होता है और जागृत रूप में होता है। ठीक है, इसका कोटा केवल 10% होता है। नेक्स्ट दूसरा है अर्धचेतन मन, इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, परंतु कुछ समय बाद किया जा सकता है। यानी हम कुछ वस्तु बातें भूल जाते हैं, जो भूल गए हैं हम, तो अगर उसको हम याद करें तो याद आ जाए, तो समझो वो अर्धचेतन मन में थी बात। ठीक है ना, आगे बात समझ में। थर्ड नंबर है अचेतन मन, इसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड यानी जो हम भूल गए हैं और याद करने पर भी वो याद नहीं आ रही है, यानी बिल्कुल दब गई है बात, है ना, वो हमें याद नहीं आ रही है, वो अचेतन मन में पहुंच गई है। यह दमित इच्छाओं का स्वामी होता है। ठीक है ना, और ये होता भी देखो 90% है, क्योंकि हम भूलते ज्यादा है ना। ठीक है ना, ये 90% होता है अचेतन मन। अच्छा, समझ में आ गए ना तीनों मन। इन्होंने व्यक्तित्व के भी तीन भाग बताए। व्यक्तित्व के तीन भाग बताए, इड बताया पहला, फिर ईगो बताया, फिर सुपर ईगो बताया। तो पहला नंबर है इड, इदम कहते हैं इसको। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भूख है, प्यास है, सेक्स है ना, तो इसको सेटिस्फाई करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना, देखो नेगेटिव है, ये चिंता नहीं करता ना तो आवश्यक सामाजिक की ना ही नैतिक मूल्यों की, इस अपनी इच्छा की पूर्ति करता है बस। ठीक है ना, तो ये होता है अपना इद, इदम कह सकते हैं या इड कह सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा नंबर है ईगो। ईगो क्या करता है? यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि के लिए योजना का निर्माण करता है, प्लानिंग बनाता है, और प्लानिंग बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करता है, लेकिन परिणामों की चिंता नहीं करता है। परिणामों की चिंता नहीं करता है, इसे कहते हैं यू ईगो। ठीक है, अहम। दो हो गए ना, तीसरा है फिर सुपर ईगो। सुपर ईगो, सुपर ईगो क्या है? यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। जो समाज ने हमें क्या कहते हैं, नैतिक मूल्य दिए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होती है वो बुरे कामों से उतना ही दूर होता है। जैसे चोरी करना, है ना, झूठ बोलना, ये नहीं करेगा अगर सुपर ईगो होगा उसमें। ठीक है, तो इन्होंने व्यक्तित्व के तीन भाग बताए थे, समझ में आ गए ना, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक। अच्छा, इन्होंने व्यक्तित्व में दो मूल प्रवृत्तियां भी बताई। दो इन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई, देखो। पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति, इसको जिजीविषा कहते हैं, जिजीविषा। ये निर्माण रूपी होती है, निर्माण रूपी कारण से संबंधित होती है। दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इसको मुमूर्षा कहते हैं। ठीक है ना, ये विनाश है, क्रोध है और अनुचित कारणों से संबंधित होती है। तो ये दोनों ही हमें मूल प्रवृत्तियां भी याद रखनी है। ठीक है ना, चलिए अब देखो, इन्होंने ये मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई, स्टेज बताई। स्टेज इन्होंने 5 बताई। स्टेज कितनी बताई? 5 बताई। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके। मुखी अवस्था, पहला है मुखी अवस्था। इस अवस्था में बालक अपनी काम ऊर्जा को मुख के द्वारा महसूस करता है, जैसे अंगूठा चूसना, निप्पल चूसना। ठीक है ना। हाँ, दूसरा है फिर गुदीय अवस्था।
इस अवस्था में बालक मलमूत्र त्याग की क्रिया को सीखना प्रारंभ कर देता है और आनंद प्राप्त करता है, इसलिए वह इसे अधिक समय देने लगता है। ये दूसरी अवस्था है, इसका नाम है गुदी अवस्था, एनल स्टेज। ठीक है, तीसरा नंबर देखो, तीसरा लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज है ना। इस अवस्था में बालक अपने जननांगों को स्पर्श करने लगता है और नर और मादा में अंतर समझने लगता है। यहीं से दो कंसेप्ट निकल के आता है, पहला है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, इसे कहते हैं पिता विरोधी ग्रंथि हिंदी में, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं माता विरोधी ग्रंथि। ठीक है ना। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इसमें लड़का अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है पिता के मुकाबले। ठीक है, यानी लड़का अपनी माँ के से ज्यादा आकर्षित रहता है। ऐसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, ये माता विरोधी ग्रंथि है, इसमें लड़की अपने पिता से ज्यादा प्यार करती है माँ के मुकाबले। ठीक है ना, समझ में आ गई दोनों। चौथी स्टेज है अदृश्य अवस्था, सुषुप्तावस्था कहते हैं इसको। इस अवस्था में काम ऊर्जा शून्य हो जाती है बच्चों की और बालक खेलकूद में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। काम ऊर्जा लुप्त हो जाने के कारण ये समलिंगी मित्रता पर ध्यान देते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। यानी लड़का लड़की से दोस्ती, लड़का लड़के से दोस्ती करता है, लड़की लड़की से दोस्ती करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पांचवी है जननेन्द्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज। इसमें विषमलिंगी प्रेम हो जाता है, इसका शरीर में विपरीत लिंगी गुणों का विकास होने लगता है। तो ये 5 स्टेज उन्होंने बताई। ठीक है ना। तो आज हमने सीख लिए, क्या कहते हैं, मन के भाग सीख लिए, व्यक्तित्व के भाग सीख लिए, और इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी वो सीख लिया, और 2 अपने मूल प्रवृत्ति सीख ली। इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं, अभी और भी कुछ बातें रहेंगी, वो अगले पार्ट में सीखेंगे। तो आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने बहन भाइयों में हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।